मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग लास्ट क्लास जो डिस्कशन किया था, पिछले क्लास में याद होगा आप लोगों को कि मैंने मानव जनन पर बात कही थी। मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने ये कहा था कि मानव में किस तरह से जनन की क्रिया होती है, तो वहां मैंने एक डिस्क्राइब किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव में नर जनन तंत्र, और फिर मानव में जो नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, कौन प्राथमिक जनन अंग है उस पर भी मैंने बात कही थी, कौन द्वितीयक जनन अंग है उस पर बात कही थी। आज हम लोग प्राथमिक जनन अंग के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी चैप्टर को आप थ्रू आउट कहानी की तरह समझें। ये मैं नहीं समझे कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आई थिंक समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मानव जनन में जब भी जनन की बात हो रही है तो यहाँ दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, यानी लैंगिक जनन की क्रिया होगी। और जब लैंगिक जनन की क्रिया होगी, जिस तरह हमने नर जनन अंग पढ़ा उसी तरह हम लोग मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उन दोनों में देखेंगे कि युग्मक जनन की क्रिया कैसे होती है, मींस युग्मक का निर्माण कैसे होता है। और फिर जब युग्मक का निर्माण हम लोग देख लेंगे, तब उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि उन युग्मक का संलयन कैसे होता है, मींस निषेचन की क्रिया कैसे और कहां संपन्न होती है। फिर निषेचन के बाद देखेंगे कि कैसे निषेचन के बाद जो उत्पन्न जायगोट है, उस जायगोट से एक भ्रूण का निर्माण मां के गर्भाशय के अंदर कैसे होता है। ये जितनी क्रियाएं हैं उसके बाद फाइनल आउट हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिर प्रसव क्रिया की कैसे बच्चे को कोई मां जन्म देती है। ये सारी क्रियाएं एक मानव जनन के अंतर्गत आती है। तो ये चैप्टर में हम लोग इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग है, यानी विड्सन के बारे में बात करेंगे। विड्सन की संरचना के बारे में बात करेंगे। विड्सन के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है और कैसे युग्मक का निर्माण होता है, मींस शुक्राणु का, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे विड्सन के बारे में। विड्सन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस। तो हम लोग टेस्टिस के बारे में बात करेंगे, विड्सन के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस में टीएस टीआईएस ये सिंगुलर वर्ड है। जब हम टेस्टिस को प्लूरल में लिखेंगे तो टीएस टीईएस लिखेंगे। ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ विड्सन के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले कहा है कि विड्सन कहाँ होता है, तो आपने कहा, मैंने उस पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि विड्सन जो है वो विड्सन कोश में होता है और ये उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। तो आपने कहा विड्सन कोश, ये देखिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ था हम दोनों के बीच डिस्कशन में। हमने कहा था कि विड्सन आखिर उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, तो वहां पर मैंने कहा था क्योंकि विड्सन के अंदर जो शुक्राणु निर्माण होती है वो एक खास तापमान पर निर्माण होती है, जो मेरे पिछले लेक्चर में दिया हुआ है। आइए आज हम लोग इसी विड्सन के बारे में बात करेंगे कि विड्सन की संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैं एक विड्सन रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। विड्सन में मैं इस डायग्राम को लेस कर रहा हूं क्योंकि लेबलिंग मुझे करना है। यहां देखिए, ये सबसे पहला ये एक परत है, इसके ऊपर भी एक परत होता है। विड्सन में सुरक्षात्मक आवरण होती है जो विड्सन की सुरक्षा करता है। इस सुरक्षात्मक आवरण में सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। हिंदी में भी यही नाम है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसको मैं इंग्लिश में ही लेबलिंग करता हूं, इसका हिंदी भी सेम है। ओके, ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद जो दूसरा परत है वो है ट्यूनिका एल्बुगिनिया, और सबसे लास्ट में जो कनेक्टिव संयोजी उत्तक का बना होता है ये परत, इस परत का नाम है ट्यूनिका वेसिकुलोसा। तो आपने देखा कि एक विड्सन के अंदर 3 सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। सबसे पहला ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड ट्यूनिका एल्बुगिनिया और थर्ड ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ये तीनों का तीनों परत विड्सन की सुरक्षा करता है। अब इस विड्सन के अंदर
250 विल्सन पिंडक होता है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं, जो यहां से इस तरह से ऐसे अरेंज होता है। प्रत्येक विल्सन के अंदर 250 होता है बच्चे। आप ऐसे इसको समझें। यहां मैं 250 नहीं बना सकता हूं, लेकिन जितना ही बना रहा हूं समझो ये 250 है। तो ये जो आप देख रहे हो, इस लोब्यूल को, इस पिंडक को हम लोग कहते हैं विल्सन पिंडक, अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इसको हिंदी में कहते हैं, मैं हिंदी इसका लिख दे रहा हूं क्योंकि हिंदी में अलग नाम है, विल्सन पिंडक। एक बात और कहना था कि एग्जाम में आप कोशिश करेंगे, जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, वैसे ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं है कि विल्सन की संरचना की व्याख्या करें, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं नॉर्मली। लेकिन कभी भी अगर डायग्राम आए तो कोशिश ये करना बच्चे कि डायग्राम को हमेशा अंग्रेजी में ही लेबलिंग करना, क्योंकि इससे मार्क्स ज्यादा उठने के चांसेस होते हैं। अंग्रेजी में लेबलिंग करने से ये बेनिफिट होता है कि आप इसको प्रॉपर वे में, यहाँ पर कोई एरर ज्यादा नहीं होगा, और इंग्लिश हिंदी से टर्म में कहीं ज्यादा आसान भी होता है। तो आप एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे डायग्राम को, कोशिश करो कि जैसे डायग्राम में यहाँ बनाओ, तो आप अपने कॉपी को लेकर के वैसा ही जैसे देख करके 10 बार एक डायग्राम को बनाएंगे, आई थिंक बहुत बेटर जाएगा। अब देखिए इस विल्सन पिंडक के अंदर जो आप देख रहे हो, इसके अंदर मैं रेड मार्कर से यूज कर रहा हूं, इसके अंदर पतली नली होती है, जिसको शुक्राणु जनन नलिका कहते हैं। शुक्राणु जनन नलिका, तो शुक्राणु का निर्माण इसी के अंदर होता है, ठीक है। प्रत्येक पिंडक में 3 होता है, 1 से लेकर के 3 नली होती है, पतली पतली। इस नली का नाम क्या है? इसका नाम है शुक्र जनन नलिका। यानी ऐसा नलिका जहां शुक्राणु का निर्माण होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आपने देखा शुक्र जनन नलिका। अब ये तीनों शुक्र जनन नलिका आपस में संयोजी ऊतक के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा रहता है। अब आपके सामने यहां देखिए, ये सभी जितने भी आप देख रहे हो शुक्र जनन नलिका है, ये सभी नलिका आपस में आकर के एक जगह, एक कॉमन पाथ पर आकर के मिलती है। जिस कॉमन पाथ पर, कॉमन जगह पर आके मिलती है, उस कॉमन जगह का खास नाम दिया गया। इसको हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस, हिंदी में कहते हैं विल्सन जालिका। इसकी अंग्रेजी हो गई रेटे टेस्टिस, और हिंदी में इसको कहते हैं विल्सन जालिका। अब इस विल्सन जालिका से 15 से लेकर के 20 पतली पतली फाइन ट्यूब्यूल निकली होती है, नलिका निकली होती है। 15 से 20 इस तरह से 15 से 20 नलिका निकली होती है इससे, ऐसे। ये जो आप देख रहे हो 15 से 20 नलिका, 15 to 20 ट्यूब्यूल्स, इस 15 से 20 नलिका को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, ध्यान रखिएगा, शुक्रवाहिकाएं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वासा इफिडेंसिया। वासा इफिडेंसिया। तो आपने देखा बच्चे, ये वासा इफिडेंसिया है। और फिर ये सभी वासा इफिडेंसिया एक कॉमन पाथ पर आके मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एपिडायडाइमिस, मींस अधिविल्सन। तो ये है अधिविल्सन, इसको हम लोग कहते हैं एपिडायडाइमिस। अब आपने यहां तक जो बेसिक देखा, ये एक विल्सन है। ये एपिडायडाइमिस इस तरह से कुंडलित होती है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, काफी ज्यादा कुंडलित होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, जो कुंडलित होने की वजह से पता नहीं चल पाता है कि इतना लंबा हो सकता है। लेकिन इसकी जो लंबाई है, जो एक्चुअल मेजरमेंट है, वो 6 मीटर यहां से लेके यहां तक होता है, जो अधिविल्सन 3 भागों में बटा होता है।
कैपुट एपिडार्मिस, कॉर्पस एपिडार्मिस और कॉडा एपिडार्मिस। तो 3 भागों में इसको बांटा गया, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या इसका फंक्शन है। फिलहाल आपके सामने जो विल्सन है ये आपको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं बच्चे कि ये विल्सन है। मैंने कहा कि प्रत्येक विल्सन कोष में एक जोड़ा यानी कि 2 विल्सन पाए जाते हैं और उस विल्सन के अंदर की ये संरचना है। तो विल्सन में कितने सुरक्षात्मक आवरण आपको नजर आ रहे हैं? 3, ट्यूनिका बेसामिलिस, ट्यूनिका एल्बुगिनिया एंड ट्यूनिका वेसिकुलोसा। इसमें ये परत जो है वो थिन होता है, ये दोनों लेयर थिक होता है, जो संयोजी का ये लेयर संयोजी उत्तक का बना होता है। और फिर आपने देखा कि प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, प्रत्येक विल्सन के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितना होता है? 250। मैं यहां लिख देता हूं, इसकी संख्या 250 होती है, 250 होती है। तो 250 ये विल्सन पिंडक पाए जाते हैं और फिर प्रत्येक विल्सन पिंडक के अंदर आपने देखा कि शुक्र जनन नलिका है जो लगभग 1 से 3 है और वे आपस में जुड़े होते हैं किससे? संयोजी उत्तक के द्वारा। और फिर सभी शुक्र जनन नलिका एक जगह आकर के विल्सन के अंदर मिलती है। उस संरचना का नाम है रेटे टेस्टिस, हिंदी में कहते हैं विल्सन जालिका। और फिर यहां से जो है 15 से 20 पतली पतली नली निकली होती है, इसकी संख्या 15 to 20 होती है। मैं यहां लिख देता हूं 15 से 20 होती है। और इस नली को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। और फिर यहाँ एक पवन पाद पर आके मिलता है जिसका नाम अधिविल्सन है, एपिडार्मिस। और फिर यहाँ से ये आपने 6 मीटर लंबा ये अधिविल्सन होता है जहां शुक्राणु बनने के बाद स्टोर होता है, उसे फिर वहां न्यूट्रिशन मिलता है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया पहले बना लेंगे, फिर मैंने जो लाइन कही आप इसको वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे करके सुन करके उन सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और फिर जाके एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ेंगे जहां क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बुक में सारे टर्म्स का जिक्र किया गया है, चर्चा किया गया, आप वहां से भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे विल्सन। अब विल्सन का हम लोग देखेंगे अनुप्रस्थ काट कि आखिर विल्सन के अनुप्रस्थ काट यानी इसके अंदर कौन-कौन सी संरचनाएं पाई जाती है और किस किस प्रकार की कोशिकाएं इस शुक्र जनन नलिका में होती है, उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।